हम ऑप्टिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिए थे। अब इस बार नेक्स्ट पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 3 यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, ठीक है। और यदि आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 3 में उसे हम कहेंगे चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, ठीक है। चिन्ह परिपाटी हालांकि आप पहले भी 10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन चूंकि ये आपके एनसीईआरटी में है इसलिए इसे बताना जरूरी है। चलिए तो हम क्या किए, एक दर्पण ले लिए हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी एक रूल होता है जो बताता है कि आप दर्पण के साथ किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, आप दर्पण के साथ दर्पण में वस्तु को कैसे रख सकते हैं, प्रकाश को किधर से ला सकते हैं। चलिए तो ये आपका देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, हमने एक एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस लिया है। आप खास करके ये जो परिपाटी लिया है दर्पण बना के लिए, लेकिन ये जो परिपाटी है दर्पण और लेंस दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या बोलता है, पहला चिन्ह परिपाटी में बोलता है कि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। मतलब ये आपका हो गया लेफ्ट, ये आपका हो गया बायां, ये आपका हो गया दायां। तो आप जब भी वस्तु को रखोगे तो हमेशा दर्पण के इधर रखोगे, है ना। दर्पण ये है, ये दर्पण के इधर रखो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, क्योंकि ये बात हम दोनों के लिए कर रहे हैं। तो नंबर पहला जो चिन्ह परिपाटी है वो ये बोलता है कि जो वस्तु को जो आप रखोगे वो दर्पण या लेंस के इस साइड रखोगे, लेफ्ट साइड रखोगे, बाईं ओर रखोगे। तो नंबर 1 समझ गए भैया, वस्तु को हमेशा हम इधर ही रखेंगे, आप इधर नहीं रखोगे। यदि आप इधर रखोगे तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम के विरुद्ध है, तो आप इधर रखोगे। तो नंबर हो गया कि वस्तु को दर्पण या लेंस के हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। नंबर 2, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव या लेंस का प्रकाशिक केंद्र, या लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र जिस तरह से दर्पण में ध्रुव होता है उसी प्रकार लेंस में ध्रुव नहीं होता है, बल्कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो बोल जितना भी दूरी मापोगे आप यहां से मापोगे। यदि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, यदि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसको यहां से नापोगे, ना कि इधर नापोगे। यदि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका प्रति मान लो यहाँ बन गया, तो ये आप यहां से नापोगे, ना कि यहां से नापोगे। तो ये बोल रहा है कि बस सभी दूरियां, जो दूरियां लोगे वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापोगे। यदि आप लेंस पर वर्क कर रहे हो तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापोगे। 2 चीज नंबर 3 हो गया। चलिए नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 3 बोल रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां, मतलब यदि प्रकाश उधर से इधर आ रही है, यदि प्रकाश उधर आ रही है, मतलब यदि आप वस्तु को इधर रखे हो, सॉरी यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इधर हो, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इधर हो तो इधर जो होगी उससे हम पॉजिटिव लेंगे, उससे हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब नंबर 3 आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है। सपोज कीजिए कि वस्तु को इधर रखे हैं और उसका प्रतिबिंब इधर बन गया, तो यह जो प्रतिबिंब बना है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम क्या लेंगे बताओ, पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो ये बोल रहा आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो नंबर 3 हो गया आपका। नंबर 4, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब जो पता है आपको कि दर्पण हो या लेंस हो हमेशा वस्तु को रखेंगे, वस्तु को तो हमेशा लेफ्ट रखेंगे, जो नंबर 1 रूल बोल रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि वस्तु दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी,
क्योंकि वस्तु को हम हमेशा इधर रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे, और ये बोल रहा कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, क्योंकि लाइट तो इधर से आएगी, है ना, और हम वस्तु को रख रहे हैं इधर, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरियां क्या ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक होती है, मतलब वस्तु दूरी को हमेशा आप निगेटिव लोगे। मे भी यदि प्रतिबिंब बन गया इधर, यदि प्रतिबिंब बन गया इधर, तो प्रतिबिंब दूरी को आप लोगे पॉजिटिव, लेकिन यदि प्रतिबिंब बन गया इधर तो प्रतिबिंब दूरी को लोगे आप बताओ निगेटिव लोगे। तो नंबर 4 क्लियर हो गया। नंबर 5 बोल रहा है कि यदि दूरियां, यदि ऊंचाई इसके ऊपर हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, किधर भी हो, पूरा एक्स अक्ष है, पूरा इस अक्ष के यदि ऊपर हो, है ना। नंबर 5 बोल रहा है कि यदि ऊंचाई अक्ष के ऊपर हो, यदि ऊंचाई, है ना, अक्ष के, है ना, बोल सकते हैं कि यदि ऊंचाई अक्ष के ऊपर में हो, चाहे ऊंचाई यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहाँ कहीं भी यदि ऊंचाई हो, तो उस ऊंचाई को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे। और यदि ऊंचाई नीचे हो, सपोज कीजिए कि प्रतिबिंब कभी आपका इधर ऊपर बन गया, यहाँ मत समझिए कि इधर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम बोले, ऊंचाई यदि इधर प्रतिबिंब बन गया तो उसको हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, है ना। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी वो भी पॉजिटिव हुआ, प्रतिबिंब की दूरी वो भी पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव। लेकिन यदि सपोज कीजिए कि प्रतिबिंब नीचे बन गया तो प्रतिबिंब की दूरी तो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग निगेटिव लेंगे, जो कि नंबर 6 बोल रहा है कि अक्ष के नीचे जितना भी दूरियां मापोगे, सारी दूरियां क्या बताओगे, सारी दूरियां मतलब ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई मतलब क्या होगी, वो निगेटिव होगी। सपोज कीजिए कि प्रतिबिंब बताइए नीचे बन गया, है ना, तो ये मत सोचिए कि ये इधर है कि इधर है, वो दूरी के सेंस में, ऊंचाई के सेंस में यदि ऊंचाई अक्ष के ऊपर होगी तो उससे हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि ऊंचाई नीचे होगी तब उसे हम निगेटिव लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और ये जो 6 रूल है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, अब हम दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कि F और R में हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण लिए, है ना, और ये आपका आपतित प्रकाश है। तो पता है आपको लिखाए थे कि यदि मुख्य अक्ष, मान लीजिए ये आपका ये मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और आपको बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी वो दर्पण से टकरा कर बताओ फोकस से होके जाएगी। तो ये किरणें ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर थी, जो दर्पण से टकरा कर बताइए फोकस से होकर गुजर गई। तो ये और ये समझ गए, ये आपतित किरणें थी जो मुख्य अक्ष के समांतर थी, दर्पण से टकराकर ये आपका फोकस से गुजरी। अब हमें इसके लिए अभिलंब भी तो खींचना है, तो यहाँ पर आपका जो MC है वो अभिलंब है, MC मतलब क्या है, अभिलंब है। और एक बात आप याद रखिए कि यदि कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगी। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई किरणें है ना दर्पण के वक्रता केंद्र से भी होकर पास कर रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर पास कर रही है, तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, तो हमने एक अभिलंब लिया, तो मतलब आप क्या समझे कि AM जो आपका है, अब देखिए पर आपका जो AM जो है, आपका जो AM है वो आपतित किरणें हैं, आपतित किरण है, ठीक है। तो जरा आपका MF जो आपका है, MF बताओ क्या है, वो आपका परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, है ना, किरण है, ठीक है।
उसके बाद आपका जो MC है, MC जो है वो आपका अभिलंब लिए हैं, अभिलंब लिए हैं। क्या मतलब लिए? अभिलंब लिए हैं। और पता है ना कि P से F, PF मतलब आप बताए थे कि फोकस है ना, फोकस ये है और ये आपका ध्रुव है ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, मतलब PF बराबर F बराबर फोकस दूरी, बराबर फोकस दूरी है आपका। उसके बाद CF ये आपका वक्रता केंद्र और ये आपका ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब CP बराबर R बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है आपका। तो यहां तक आप समझ गए। चलिए तो अब बताइए कि आपतित किरण, और इसको हमने माना है अभिलंब, ये आपको अभिलंब खींचे हैं। तो हमें ये बताइए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम मान लेते हैं थीटा, थीटा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी कोण थीटा होगा, क्योंकि आप परावर्तन के नियम से पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण थीटा है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। चलिए, है ना, मतलब आप क्या समझे? आप यहां से समझ लिए कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर थीटा, बराबर क्या होगा? थीटा। अब देखिए तो आप इसको और मुख्य अक्ष को यदि आप समांतर रेखा मानिए, इसको आपतित किरण को और आपका जो मुख्य अक्ष है समांतर मानिए, और इसको यदि आप मानिएगा तिर्यक छेदी रेखा, तो क्या एकांतर कोण से ये बराबर नहीं होगा? बताइए, बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? तो एंगल AMC बराबर एंगल है ना PCM बराबर थीटा। बताइए क्या बताओ? ये आपका हो गया, ये आप हो गया बताओ, है ना, एकांतर कोण से, एकांतर एकांतर कोण से। तो यहां तक समझ गए आप। और आपको ये पता, अब फिर से एक बार इसको और इसको समांतर रेखा मानिए, समांतर ही है ना। इस बार इसको मानिए आप, एक बार इसको आप मानिए तिर्यक रेखा। तो इसको मतलब क्या होगा? ये पूरा 2 थीटा, तो ये पूरा बताइए क्या होगा? 2 थीटा नहीं होगा। मतलब कि एंगल AMF बराबर एंगल MFL बराबर एंगल MFL बराबर 2 थीटा, बराबर 2 थीटा। ये भी एकांतर कोण से। तो एक बार इसको तिर्यक माने, एक बार इसको तिर्यक माने, तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज MCL से चलिएगा। तो इसमें बन रहा है आपका थीटा, तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, है ना, लंब मतलब क्या बताइए? मतलब ML और बटे आधार तो क्या हो गया? CL बटा में CL हो गया, ठीक है। चलिए तो, है ना, तो टेन थीटा, ये तो ऐसा हो गया। और पता है कि थीटा के छोटे से मान के लिए, थीटा के छोटे से मान के लिए है ना, टेन थीटा और क्या होता है? थीटा, और थीटा पता क्या आ गया? ML अपॉन CL। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर चलिए पुनः अब चलते हैं इस त्रिभुज में, चलते हैं मतलब चलते हैं त्रिभुज MFL में, यहां पर क्या थीटा है?
चलते हैं। टेन टू थीटा, टेन टू थीटा बराबर, इसके लिए लंब आपको हो गया एम एल, लंब आपका हो गया एम एल बटा में आधार आपका हो गया एफ एल, आधार आपका हो गया एफ एल हो गया है ना। तो क्या इसको उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, टू थीटा बराबर एम एल अपॉन में एफ एल, एम एल अपॉन में एफ एल। चलिए आगे चलिए, तो चलिए जहां पर थीटा बराबर एम एल बटे सी एल है, तो चलिए तो इक्वेशन 2, चलिए तो समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, ठीक है। तो आपका 2 इंटू थीटा, थीटा का क्या है एम एल अपॉन में सी एल बराबर, यहां बताओ क्या बराबर क्या आ गया एम एल बटा में एफ एल। तो ये एम एल और एम एल क्लियर हो गया बच्चा, 2 अपॉन सी एल बराबर 1 अपॉन में एफ एल। चलिए ये तो एल यहां पर है और एल को हम पी के काफी नजदीक मानेंगे, चूंकि बिंदु एल पी के काफी नजदीक है, बिंदु एल कोमा पी के काफी निकट है, इसलिए 2 अपॉन जहां सी एल, जहां एल है वहां पी दीजिए, तो सी पी 1 बटा एफ पी, 1 बटा आपका हो जाएगा एफ पी। और पता है आपको कि सीपी क्या है, एफ है, तो वो उधर है कि इधर है, दूरी है ना, तो वो उधर है कि इधर है, तो दूरी उधर है, तो उधर का दूरी लेंगे का क्या निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बताओ, निगेटिव लेंगे, मतलब 2 अपॉन में माइनस का एफ, माइनस का 2 अपॉन सीपी, 2 अपॉन में आपका आ गया सीपी, सीपी का क्या हो गया आर, तो वो उधर है कि इधर है, तो वो उधर है ना, ये ध्रुव के उधर है, तो सीपी हो गया वो आर, तो 1 बटे माइनस 2 बटे माइनस का आर बराबर 1 बटा एफ पी यही है आपका एफ पी, तो उधर है कि इधर है, उधर है, मतलब माइनस का एफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 2 है ना, 2 इंटू एफ बराबर क्या आ गया आर, 2 इंटू एफ बराबर क्या आ गया आर, या आर बराबर क्या आ गया एफ अपॉन 2, मतलब क्या समझे कि फोकस दूरी जो होती है वो है ना, मतलब जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या यूं बोलो कि फोकस दूरी जो होती है, सॉरी हाँ गलत हो गया पर है ना, या एफ बराबर r/2, या यू बोलो कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए तो आपको अभी हम प्रूव किए थे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप जान लिए कि भैया f बराबर होता है r/2 या r बराबर होता है 2f, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करवाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं, सबसे पहले हम एक दर्पण लिए, ठीक है। दर्पण लेने के बाद हम एक वस्तु रखते हैं, हम एक वस्तु लेते हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं मेरा वस्तु है, ये मेरा वस्तु है, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए बी, नाम देते हैं ए बी। और आपको प्रतिबिंब में बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का आपस में कटना बहुत जरूरी है, चाहे वो वास्तविक रूप से कटे या आभासी रूप से कटे। यदि ऐसा नहीं होता है तो कभी भी प्रतिबिंब का, कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
तो चलिए हम यहाँ से पहले एक किरणें जो होते हैं वो हम इस प्रधान अक्ष, ये मेरा प्रधान अक्ष या मुख्य जो बोलो, ये मेरा प्रधान अक्ष है, ये मेरा प्रधान अक्ष है। एक किरणें हम इस प्रधान अक्ष के मतलब समांतर लाएंगे। तो जब समांतर है, आपको पता है कि जब कोई भी किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वहां कहां गुजरेगी बताओ, वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो ये मेरा फोकस हो गया, ये फोकस से मुंह करके गुजर गया। ठीक है, तो हमें एक किरणें और लाना है। एक किरणें जो हम लाएंगे वो हम इसके वक्रता केंद्र से क्रॉस करवाएंगे। जब हम किरणों को वक्रता केंद्र से क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है, अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर फिर वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। बताए थे आपको, आप लोग इसे नोट भी करते जाए कि यदि कोई किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से हो गुजरेगी तो वक्रता तो उसी पथ से फिर रिटर्न वो लौट जाएगी। तो यहां तक आप समझे। तो आप बताइए कि ये दोनों किरणें कहाँ कट किया, ये दोनों किरणें यहां कट किया। तो जहां कट करेगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये इमेज बताइए आपका वास्तविक है या आभासी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इमेज बना ये मेरा वास्तविक बना है ना। इसका नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, देंगे ए डैश बी डैश नाम दे देंगे। ठीक है, अब चलिए यहां हम खुद से एक फॉर्मेशन करते हैं, नाम देते हैं एल, नाम देते हैं इसका एल। फिर आप इसका नाम दे दीजिए, आप इसका नाम दे दीजिए एम, है ना, इसका नाम आप दे दीजिए एम। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं त्रिभुज ए, है ना, हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री और यहाँ पर कोण ए डैश 90 डिग्री, मतलब कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। इसमें ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण सम्मुख कोण से बराबर है ना। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, क्या बताइए, सम्मुख कोण से, है ना, सम्मुख कोण से। यहां तक नो डाउट है ना। पता है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो क्या होगा, तो भैया वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एंगल एंगल से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, है ना, एंगल एंगल से। और आपको यही पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका जो भुजा होता है वो एक ही अनुपात में होता है। मतलब है कि इस त्रिभुज में इस सी के सामने कौन है, तो ए बी है, ए बी है। और इस छोटा वाला त्रिभुज में सी के सामने कौन है, तो भैया ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, बराबर बराबर कीजिए। चलिए इस त्रिभुज ये था, इस बी 90 नहीं लेना है क्योंकि किसी को काम नहीं है। तो इस त्रिभुज में बी के सामने कौन है, तो बी के सामने आपका AC है, बी के सामने आपका AC है। और इस त्रिभुज में बी डैश के सामने कौन है, तो बी डैश में तो क्या है, ए डैश सी, क्या है, ए डैश सी है, ए डैश सी है। ये आप इसका इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कहीं भी किसी पॉइंट पर दिक्कत होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप प्रश्न बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। चलिए तो चलिए ध्यान दीजिए। तो पुनः उसी प्रकार है ना त्रिभुज, है ना, यह हो गया, सॉरी
इसका नाम दे दीजिए एल। त्रिभुज MLF है ना समरूप, MLF समरूप है ना A डैश B डैश F, क्या बताओ एंगल से। कैसे तो देखिए, तो यहाँ भी ये 90 ये 90, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण से बराबर, दो कोण बराबर, मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो वही काम, तो इस बड़ा त्रिभुज में F के सामने क्या है ML है, F के सामने क्या है ML है। इस छोटा त्रिभुज में F के सामने क्या है बताइए A डैश B डैश है, A डैश B डैश है। फिर बताए थे आपको कि ये 90 को मत लीजिए, बचा आपके सामने ये M, इस M के सामने क्या है, इस M के सामने FL है, इस M में क्या होता है FL है। और यहाँ बचा ये वाला कौन, ये B, इस B के सामने क्या है, तो B के सामने A डैश F है, B में क्या है A डैश F है, ठीक है A डैश F है। यहाँ तो गया। अब बता कि क्या ये किरणें और ये समांतर है ना, तो जो समांतर ये किरणें ये समांतर है, तो क्या ये डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस नहीं होगा। क्या आप नहीं बोल सकते हैं कि AB जो बराबर होगा, AB बराबर होगा है ना, AB बराबर होगा LM। ऐसे बताओ, तो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी है ना, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो क्या जहां ML है वहां हम फिर से AB लिख सकते हैं। तो AB बटा में A डैश B डैश बराबर FL बटा में A डैश F। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, तो यहाँ भी AB बटा में A डैश B डैश है, यहाँ भी AB बटा में A डैश B डैश है, तो ये और ये इक्वल है, मतलब ये और ये भी क्या होगा इक्वल होगा। इट मीन्स कि AC बटा में A डैश C है ना बराबर FL बटा में A डैश F, FL बटा में A डैश F। और आपको पता है कि जो L है वो P के काफी निकट है, ये अभी पहले भी किए थे। चूंकि L जो है ना, L जो है P के काफी निकट है, P के काफी निकट है, इसलिए AC बटा में A डैश C बराबर जहां F है, जहां L है वहां P, मतलब FP बटा में A डैश बटा में A डैश F बटा में A डैश F। तो यहां कुछ देखिए, जहां पर L था वहां से P दे दिए, बाकी सब कुछ सेम लिखे हैं। तो यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो देखो, और आपको भी ये भी पता है कि कोई भी दूरी लिखा है, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो पता आपको कि प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो आपका AC, आपका AC ये है, तो AC को कैसे लिखे कि मेरा F आ जाए, मेरा P आ जाए। तो इसको देखो, AC को लिख सकते हैं हम, AP माइनस CP, AP में से CP कर देंगे, माइनस आ जाएगा AC। तो क्या जहां AC सकते हैं, बताओ सकते हैं वहां पर AP माइनस का CP, चलिए बटा में A डैश C, मतलब ये इसको लिखना है, सकते हैं CP माइनस का A डैश P, तो CP में से A डैश P कर देंगे, माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा CP माइनस का A डैश P। चलिए सबसे P आ रहा है बराबर, तो PFP, इसमें P है ही पहले से, इसको छोड़ दीजिए, FP बटा में A डैश F, ये तो A डैश F, ये डैश F है,
तो इसमें कहते हैं हम ए पी है ना, ए डैश पी माइनस एफ पी है ना, तो कहते हैं हम ए डैश पी माइनस का एफ पी तो यहां तक है। अब आप फटा बता जरा कि मेरा जो एपी है, एपी बताओ क्या है, वस्तु दूरी है ना, ये मेरा क्या बताओ है, एपी बताओ क्या है, वस्तु यहाँ रखे हुए, तो ये बताओ उधर है कि दूरी है ना, तो उधर है कि इधर है, तो उधर है ना, उधर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ये निगेटिव होता है। मतलब क्या, मतलब भैया कि एपी बराबर हो जाएगा आपका माइनस का यू उधर इसलिए है ना। फिर तो ये सीपी का सीपी, ये सीपी आपका वक्रता त्रिज्या है ना, तो उधर इधर उधर है, मतलब ये सीपी जो आपका हो जाएगा, आपका सीपी जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस का आर या देते हैं माइनस का 2f, चलिए ठीक है, सीपी। फिर सीपी लिख देता है ए डैश पी, तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा, मतलब क्या, ए डैश पी बराबर उधर है ना, तो माइनस का भी बना गया पी एफ से मतलब फोकस दूरी से ध्रुव, तो मतलब ये आपका हो गया फोकस दूरी नहीं आपका एफ पी, और उधर है इस जगह ये हो गया माइनस का एफ, ठीक है, माइनस का एफ हो गया। पर ए डैश पी निकाल ली है, एफ पी या पी एफ पी भी निकाल लिए। अब इसको हम फटाफट इसमें सेट करते हैं, तो जहां ए पी है वहां चलते हैं हम लोग, बताओ माइनस का यू, फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस सीपी का क्या है, सीपी क्या है माइनस का 2f है ना, माइनस का 2f है ना, बटा में फिर से आपका आ गया सीपी, मतलब क्या होता है माइनस का 2f, फिर ये हो गया माइनस, फिर आ गया ए डैश पी भी माइनस का भी बराबर यह क्या आ गया एफ पी है ना, एफ पी, तो ये आपका एफ पी आ गया मतलब माइनस का एफ बटा में ए डैश पी बताओ क्या है माइनस का भी है, माइनस का तो क्या ये है माइनस का आपका भी है, फिर क्या माइनस एफ पी मतलब क्या है माइनस का आपका यह कहा गया एफ हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसको हम है ना, आगे बढ़ते हैं और इसको हम कर सकते हैं माइनस यू माइनस प्लस 2f बटा में माइनस का 2f माइनस प्लस भी है ना, माइनस प्लस क्या हो गया आपका भी हो गया, और ये हो गया माइनस एफ है ना, माइनस भी माइनस प्लस का कितना हो गया एफ हो गया। चलिए तो अब हम दोनों गुना करते हैं, तो गुना कीजिए, तो इसको पहले आप इसको लीजिए और दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का यू माइनस का भी प्लस का यू भी, ठीक है, माइनस का यू प्लस का एफ माइनस का यू एफ हो गया। अब इसको इससे प्लस माइनस आपका हो गया, यह आपका हो गया 2 वी एफ, इसको इससे प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर हो गया बराबर, तो इसको क्या कीजिए, तो माइनस प्लस का 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, इसको इससे कीजिए तो जाएगा माइनस का भी एफ, ये तो ये और ये सेम था, ये आपका हो गया, आपका क्या था कैंसिल हो गया है ना, ये आपका हो गया कैंसिल हो गया। तो बताइए जरा हमें, तो ये आपका हो गया यू भी माइनस का यू एफ माइनस हो गया, तो ये इधर माइनस में है, ये इधर आगे प्लस में हो जाएगा आपका भी एफ, या वी एफ हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, अब आप एक काम कीजिए कि प्रत्येक में आप यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक में आप यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, तो हम सब जगह यू एफ का क्या है यू भी बटा में यहाँ भी यू भी एफ, यहाँ का क्या है, फिर यहाँ आपका हो गया माइनस, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लगता है कहीं हो गया, अच्छा एक सेकेंड, कहीं की मिस्टेक है, एक मिनट,
माइनस, ये माइनस, ये चलिए ये देखे तो सही है, मतलब ये गड़बड़ नहीं हुआ है ना। तो आप देखे तो ये UVF था, यहाँ बटा में UVF कर दिए, फिर यहाँ पर माइनस कीजिए, है ना, माइनस, यहाँ भी UVF है तो यहाँ पर UF कर दीजिए, बटा में यहाँ भी आप UVF कीजिए, UVF कीजिए, बराबर, है ना, VF था VF लिखिए, और यहाँ भी UVF कीजिए, यहाँ भी आप UVF कीजिए। ये U से U खत्म, V से V खत्म, बचा 1 बटा में बचा F, 1 बटा में आपका बच गया F माइनस, है ना, ये U से U खत्म, F से बचा 1 बटा बचा यहाँ पर V, बराबर, ये V से भी खत्म, F से बचा 1 बटा बचा U। इसको आप इधर ले आइए तो 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया, ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया। क्या F के जगह पर, क्या F के जगह पर आप R/2 सकते हैं, मतलब 1 अपॉन में R/2 है ना, बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में U, ये 2 चल जाएगा ऊपर, मतलब 2 अपॉन में R बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U। तो ये आपका दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे लाएं आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि इससे हम आपको क्लियर कर देते। चलिए जल्दी कीजिए। तो देखिए, तो आप दर्पण सूत्र समझ लेंगे। उस दर्पण सूत्र के बेस कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं कि आखिर ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो बोल रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले आप अवतल दर्पण को समझो। ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण है, और बताए थे कि इसकी वक्रता त्रिज्या, तो मान लेते हैं ये मेरा F है और ये मेरा F, ये मेरा C है। तो वक्रता त्रिज्या, तो ये बताओ कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उधर लेफ्ट है कि राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड है, तो उधर जो भी होगा, हम उल्टा जा रहे हैं ना, आपतित प्रकाश आता है इधर से, हम जा रहे हैं उल्टा, तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, या सिंपल समझिए कि उधर जो भी लेंगे दूरी, ऊंचाई नहीं दूरी, वो हम निगेटिव लेंगे। मतलब R बराबर आपका आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। जब R आपका 20 आगे, पता है ना कि F क्या होता है, F भैया R का आधा होता है, मतलब माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10। वस्तु जो रखा है वो 5 सेंटीमीटर। देखिए तो ये आपका 20 है, ये आपका 10, मतलब वस्तु को पक्का हम यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे। मतलब वस्तु तो भी वस्तु उधर है कि इधर है, तो वस्तु उधर है, मतलब U बराबर माइनस का 5 नंबर चलते हैं, U बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो आपको U पता है, आपको F पता है, आपको निकालना है भी, आपको पता है मिरर फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से पता है आपको कि 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस का 1 बटा U। तो 1 बटा F मतलब माइनस का 10 बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U मतलब माइनस का 5। ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो इंप्लाइज दैट माइनस का 1 बटे 10 प्लस का 1 बटा 5 बराबर 1 बटा में F। ये आपका आ गया, यहाँ से आपका आ गया 10, ये -1 प्लस 2 बराबर 1 बटा में V, है ना, मतलब 1 बटा में 10 बराबर 1 बटा में V, इसलिए V बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में आया कि माइनस में, मतलब ये उधर बना होगा कि इधर, तो पक्का इधर बना होगा। मतलब बस जो प्रतिबिंब जो होगा, है ना, प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहां तक हो गया आपको क्लियर। सेकेंड नंबर तो समझ गए फर्स्ट। सेकेंड नंबर में वस्तु इस बार 15 सेंटीमीटर है, तो इस बार आप यहाँ U है वहां -15 कीजिएगा। यदि ये भी निगेटिव आ गया
तो निगेटिव का सेंस उधर की या इधर, तो उधर मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि उस स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे, है ना। हम इसके बाद नेक्स्ट 4 लेकर आएंगे जिसमें आपको आवर्धन समझाएंगे, है ना, आवर्धन समझाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको प्रकाश के अपवर्तन में लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट, हम बार बार बोले यदि कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।